नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लेकर के प्रस्तुत हैं आपके समक्ष और चलते हैं अपने रास्ते पर। और जो भी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। पिछले सेशन में साथियों हम लोग माओ से जेडोंग तुंग, इनका जो दूसरा नाम है वो माओ इनको कहते हैं। मैंने आपको बताया होगा, अगर मैं आपको 2 या 3 मिनट में इसका रिवीजन करा दूं तो आप सोचेंगे गुरुजी यूँ तो बहुत बढ़िया बात है, हैं? क्या गुरुजी यूँ तो बेते कतई अच्छी बात है गई। गुरुजी एती अच्छी बात हमें कहाँ मिली सुनन को। चलो अब थी अपनी ये जो भी थी इंटरेस्टिंग बात। चलिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चाइनीज़ विचारक हैं माओ अपने, तो चलिए आज बात करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट क्लास का 2 मिनट में रिवीजन करेंगे कि जो माओ थे, मैंने आपको बताया होगा माओ का जो जन्म हुआ था वो 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था कि गुरुजी? चीन में हुआ था। कौन से शहर में हुआ था? तो कि एक हुनान शहर यानी हुनान प्रांत में हुआ था। साओ शान नामक स्थान पर एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्या गुरुजी? बात तो बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि ये जो माओ थे, माओ ने आगे चलकर मार्क्सवादी विचारधारा और लेनिनवादी विचारधारा का क्या किया है? समर्थन किया है, उसमें विश्वास अपना व्यक्त किया है। माओ जो थे, माओ चीन में साम्यवादी दल के नेता थे। कौन से दल के नेता थे? तो साम्यवादी दल के नेता हुआ करते थे। माओ ने पहली बार सनायत सेन के नेतृत्व में क्या देखी थी? चीन की पहली क्रांति देखी थी। ये जो सनायत सेन थे, मैंने आपको बताया होगा, ये जो सनायत सेन थे, सनायत सेन चीन में कुईमितांग दल के नेता थे। कौन से दल के नेता थे? तो मेरे साथी कुईमितांग दल। कौन सा दल? अरे भूल मत जाइए अरे बाल को। कौन सा दल? कुईमितांग दल। देखो चाइनीज नाम है तो हमें समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो सनायत सेन कौन से दल के नेता थे? तो कुईमितांग दल के नेता थे, हमने आपको बताया। जब सनायत सेन की मृत्यु हुई तो कुईमितांग दल का जो नेतृत्व संभाला वो किसने संभाला? वो च्वांग कोई शेख ने संभाला। किसने संभाला मेरे साथी? च्वांग कोई शेख ने संभाला। माओ ने च्वांग कोई शेख के साथ मिलकर के एक क्या निकाला? एक मार्च निकाला, एक जुलूस निकाला। लेकिन आगे चल करके कालांतर में क्या हो गया? माओ के बीच में और च्वांग कोई शेख के बीच में क्या हो गया? कहीं ना कहीं मतभेद हो गया आगे चल कर। और मतभेद इतनी तगड़ा हुआ, मतभेद इतना विराट रूप ले लिया कि माओ ने च्वांग कोई शेख को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का, कुचलने का निश्चय किया। माओ ने साथियों आगे चल करके, मैंने आपको बताया होगा, माओ ने आगे चल करके एक मार्च निकाला अपने नेतृत्व में। और वो जो मार्च था वो चीन के पीकिंग शहर पहुंचा। चीन के पीकिंग शहर पहुंचा और इस मार्च में एक नारा दिया गया माओ द्वारा कि गांव द्वारा शहर को क्या किया जाए? घेरा जाए। गांव के द्वारा शहरों को घेरा जाए। अरे भैया घेर के पीटोगे रे, हैं? अरे ऐसी कुछ बात होगी कि किसान परिवार में जन्मे थे, गांव का समर्थन करते थे। हो सकता है दे भी दिया हो भाई साहब नारा कि गांव द्वारा शहरों को घेरा जाए। तो माओ ने इसी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 में क्या किया? चीनी क्रांति हुई। और चीनी क्रांति कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1949 को हुई। चीनी क्रांति के बाद माओ ने क्या किया? चीन में साम्यवादी दल की सरकार बनी। और माओ जो था, माओ चीन में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्राध्यक्ष बना चीन की क्रांति के बाद। और राष्ट्राध्यक्ष ये जो बना रहा, ये 1958 तक के राष्ट्राध्यक्ष बना रहा। इसके बाद इसने राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। और राजनीति को किसके हाथ में सौंप दिया? अपने उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप दिया है। इसका उत्तराधिकारी था, उसका नाम था लियू शाओची। क्या नाम था मेरे साथी? लियू शाओची उसके उत्तराधिकारी का नाम था। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि हाँ बन सकता है। गुरुजी इस बार जो पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है या जो टीजीटी का है या जो जीआईसी का है, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार कि क्वेश्चन बन सकता है कि लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से यूरोपीय समाजवाद की स्थापना करी, वहीं डैश किसके माध्यम से किसके नेतृत्व में चीनी क्रांति के माध्यम से एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई?
ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है भाई। मतलब कुल मिला के ये है, केवल आपसे विचारक का नाम पूछ रहा है, वो बीच में डैश, मैंने आपको बताया डैश, किसके नेतृत्व में चीनी क्रांति के माध्यम से एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई। तो उसमें जो डैश है वो किस व्यक्ति का नाम आएगा, विचारक का नाम आएगा, कौन होंगे, माओ, माओ से जेडोंग तुंग, क्या ना। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई होंगी पिछले सेशन में, हम लोगों ने रिवीजन किया। चलिए बहुत बढ़िया। हमने आपको किताबों के बारे में बताया कि जो माओ की जो पुस्तकें थी उनके बारे में बताया मैंने आपको। जैसे ऑन डेमोक्रेसी पुस्तक है उनकी, तो ऑन डेमोक्रेसी जो पुस्तक है उनकी, उसके बारे में बताया होगा। ऑन न्यू डेमोक्रेसी है, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉलेजियन गवर्नमेंट उनकी पुस्तक है। एक पुस्तक है उनकी जो ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, उनकी एक पुस्तक है। आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे माओ जो थे, माओ के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। साथ ही माओ ने बड़ा इंटरेस्टिंग विचार दिया। क्रांति के लिए उन्होंने एक सूत्र भी निकाला, टून टून टा 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 टा। वही वाह, क्या गुरु जी जो कौन सी बात भाई है, क्या गुरु जी ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा सूत्र है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला सूत्र है ना, ऐसे ही ये वाला सूत्र है माओ का, अपना सूत्र अलग क्रांति के लिए, टून टून टा 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 टा, ये सूत्र है उनका। क्योंकि क्रांति के क्या थे, क्रांति के समर्थक थे वो। तो चलिए डाल दीजिए टॉपिक आज का, माओ से तुंग के राजनीतिक विचार, या फिर लिख दीजिए माओ के राजनीतिक विचार। साथियों हम साथ साथ क्या चलेंगे, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। एक बार समझा दिया जाए फिर पुनः लिखा जाए तो कहीं ना कि क्लास क्या होती है, लंबी हो जाती है। और गर्मी का मौसम चल रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए बात करते हैं साथियों, जो माओ थे उनके बारे में, आज उनके राजनीतिक विचार के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने लेनिन पढ़ा, लेनिन से पहले मार्क्स पढ़ा है नहीं, अरे हाँ या ना, चलो सही है। अरे कुछ तो याद है क्या कि हमारे साथ क्या है कि आज मैंने आपको सुबह वाली क्लास में ही बताया होगा, जो हमारे बुआ जी हैं, हमारे गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर में रहती हैं। तो उनके 2 लड़के आए हुए हैं, एक का नाम है सुधाकर राव जो उनके बड़े लड़के हैं, और एक है पुष्कर राव जो उनके छोटे लड़के हैं। तो दोनों क्या है, दोनों स्टूडियो में बैठे हैं पीछे। अब आप देख रहे होंगे बीच बीच में हंसी भी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि उनके एक्शन ही कुछ ऐसे हैं। तो चलिए वो अपना कर रहे हैं जैसा भी है उनका। अब बच्चे हैं तो कभी खेल रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, है ना। तो भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे अगर शैतानी ना करें तो बच्चे किस बात के, है ना। अगर वो मिट्टी में आकर के गड्ढा ना करें तो बच्चे किस बात के, उसमें पानी भी डालेंगे, उसमें पेड़ लगाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे होते हैं ना वो पेड़ पौधों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये आपने भी देखा होगा गांव देहात में, शहर का बच्चा अगर गांव में आ जाए तो वो पेड़ पौधों का बड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है भाई। तो चलिए, जहाँ जो मार्क्स थे साथियों, मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था। मैंने आपको बताया होगा कि जो मार्क्स थे, मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया, और उन्होंने बताया था कि आर्थिक शक्ति जो होती है, आर्थिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। अरे हाँ या ना। मार्क्स ने कहा था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जहाँ जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वही क्या करता है, वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता है। क्लियर। तो जो मार्क्स थे, मार्क्स ने बताया कि मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। जो अपने माओ थे, माओ ने बताया कि जो राजनीतिक शक्ति होती है, जो राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति को इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। कौन कहते हैं, तो माओ कहते हैं मेरे साथी, माओ कहते हैं। माओ का एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति क्या होती है, कि शक्ति जो होती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। जैसे हम बंदूक होती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। कौन कहता है, माओ कहते हैं। लिखिए जरा इतना। माओ जो थे, माओ के बारे में लिखें।
कि जहां जहां मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया, और कहा कि आर्थिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। वहीं माओ ने राजनीतिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया, और कहा कि राजनीतिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है। माओ का एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। शक्ति कहाँ से निकलती है? शक्ति कहाँ से निकलती है? जो थोड़े कहते हैं ना, थोड़े से जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि वो बहुत शैतान किस्म के होते हैं, और वो क्या कहेंगे कि गुरुजी शक्ति बंदूक की गोली से थोड़ी ना लिख रहे हैं। क्या गुरुजी शक्ति बताऊँ काय में से लिख रहा है? कि हाँ बताइए काय में से लिख रहा है शक्ति? क्या गुरुजी मैं बताऊँ? क्या हाँ बता शक्ति काय में से निकला है? क्या गुरुजी शक्ति जो निकलती है, शक्ति पापा के चप्पल में से निकलती है। और तुम भाई साहब कुछ बात करके देखो पापा से, ऐसी जो उन्हें पसंद ना हो, उनसे कह के देखो कि पापा हमें उस लड़की से शादी करनी है। किस लड़की से? उस लड़की से, XYZ, उस लड़की से शादी करनी है। और भाई साहब इतना कहते ही तुम्हारे पापा की जो चप्पल होगी ना, वो उड़ती हुई आएगी और पता नहीं चलेगा कौन साइड के बार उड़ा कर ले जाएगी। पापा जी पता क्या कहेंगे? पापा कहेंगे बेटे समाज क्या कहेगा फिर? क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा फिर? तो ये जो समाज होता है ये क्या करता है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है मेरे साथी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। और कभी कभी क्या होता है, राज्य भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, और जो सबसे ज़्यादा करता है वो समाज करता है। भाई राज्य थोड़ी ना रोक रहा है तुम्हें शादी करने से, तुम्हारी इच्छा से शादी हो, बस सरकार तो कह रही तुमसे शादी करो, कौन रोक रहा है? समाज रोकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, मैंने ऐसा होता है कभी कभी दिमाग में आ ही जाता। तो ये जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था ये अपना स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ था। जो आप लोग पढ़ेंगे, जो संविधान आपको पढ़ाया जाएगा, आप लोग देखेंगे उसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक क्या दिया गया है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप लोग उसमें देखेंगे 19 राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, उसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो जो भैया जो माओ थे, माओ का एक प्रसिद्ध कथन है, लिखिए।
माओ का प्रसिद्ध कथन है। अब शक्ति काय में से निकलेगी? अब माओ के अनुसार शक्ति बंदूक की गोली में से निकलेगी, पापा के जूते में से ना निकलेगी। काय में से निकलेगी? शक्ति बंदूक की गोली में से निकलेगी। कौन कह रहा है? अरे भैया कौन कह रहा है ये वाली बात? तो माओ कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? माओ से जेडोंग तुंग कह रहे हैं। कहाँ के हैं ये चाइना के हैं, चीन के विचारक हैं भाई साहब। बताओ, चीन के आदमी को हम भारत में पढ़ रहे हैं। यही तो सिलेबस है। आपसे दुनिया की बात पूछ लेता है एग्जामिनर। तो लिखा है कि भाई शक्ति जो होती है, शक्ति कहाँ से निकलती है? शक्ति जो शक्ति होती है, शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। ठीक है भाई, तो शक्ति कहाँ से निकलती है मेरे साथी? बंदूक की गोली से निकलती है। माओ जो थे, माओ युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करते थे। माओ किस में विश्वास करते थे? तो माओ युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करते थे। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध और छापेमारी युद्ध का समर्थन किया है। छापेमारी युद्ध मतलब छिप कर के वार करना। अरे छिप कर के वार करना, कहते हैं ना कि पीठ पीछे मत मारी ना उड़ा दूँ तो। लड़ना है तो सामने से लड़ना, पीछे से काहे लड़ रहा है भाई? तो छिप कर के वार करना मतलब छापामारी युद्ध, गोरिल्ला युद्ध। तो जो माओ थे, लिखिए माओ जो थे, माओ ने युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास किया है। माओ ने युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास किया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध और छापेमारी युद्ध का समर्थन किया। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? माओ का कहना है, माओ कहते हैं कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी क्रांति के माध्यम से यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई। यानी कि रूसी क्रांति मतलब 1917, 1917 में क्या हुई? रूसी क्रांति। तो सुनिए, माओ कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी क्रांति के माध्यम से यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई। कौन समाजवाद की? यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी क्रांति के माध्यम से 1 अक्टूबर 1949 चीनी क्रांति के माध्यम से एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई। माओ कहता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है, ले भाई साहब, माओ कह रहे हैं यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें क्या होगा? उसमें साम्राज्यवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद मतलब जिसमें क्या होगा? जिसमें ना तो कोई राज्य होगा ना कोई वर्ग होगा, उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा। सभी क्या रहेंगे? सभी खुशहाल तरीके से रहेंगे। ना कोई राज्य होगा, ना पूंजीपति होगा, ना कोई मालदार होगा, ना अमीर होगा। सब क्या होंगे? सब एक समान होंगे और सब कुछ क्या होगा? सब कुछ सरकारी होगा। तो क्या होता है? साम्यवाद। साम्यवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें ना तो कोई राज्य होता है ना कोई वर्ग होता है। और जब वर्ग नहीं होता है तो साथियों राज्य भी नहीं होगा, और जब राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का शोषण भी नहीं होगा। हाँ, व्यक्ति का शोषण भी नहीं होगा। भाई मार्क्स तो कहता है, मार्क्स ने तो कहा भी होगा, पहले मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, मार्क्स ने कहा कि ये जो राज्य संस्था है, इस राज्य को किसने बनाया है? इस राज्य को पूंजीपति ने बनाया है, अमीरों ने बनाया है। गरीब लोगों का शोषण करने के लिए इस राज्य जैसी संस्था को वैधानिक तरीके से साबित किया है किन लोगों ने? अमीर लोगों ने।
राज्य ये कहता है कि जो राज्य है, राज्य पूंजीपतियों की रचना है, अमीरों की रचना है। इसलिए इसने राज्य को कृत्रिम संस्था के रूप में माना था। ठीक, तो लिखिए जरा माओ के बारे में और लिखें। माओ कहता है कि माओ कहता है माओ कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखिए, ऐसे नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी क्रांति के माध्यम से यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई। यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945 तक चला। अरे हाँ या ना? और चीनी क्रांति कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। अरे हाँ या ना? चलिए, तो ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी क्रांति के माध्यम से एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई। एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई। माओ कहता है यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हुआ, यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हुआ यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके माध्यम से साम्राज्यवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। लिखिए, हुआ तो उसके माध्यम से साम्राज्यवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। और क्या होगी? साम्यवाद की स्थापना होगी। ये कौन कहता है? तो भैया माओ का विचार है ये। माओ कहता है। मार्क्स ने क्रांति के लिए मजदूरों की भूमिका पर बल दिया है, वहीं माओ ने क्रांति के लिए किसानों की भूमिका पर बल दिया है। लिखिए, जहां मार्क्स ने क्रांति के लिए मजदूरों पर बल दिया, वहीं माओ ने क्रांति के लिए
किस क्रांति के लिए किसानों की भूमिका पर बल दिया। ठीक, मजदूरों की भूमिका पर बल दिया। ठीक, क्लियर बात यहाँ तक। ये जो माओ थे साथी, माओ ने सैनिक वर्ग में किस किस को शामिल किया? तो माओ ने सैनिक वर्ग में किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को भी सम्मिलित किया है। देखिए, माओ ने सैनिक वर्ग में मजदूर, व्यापारी और किसान सभी को सम्मिलित किया। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? अरे हाँ या ना भाई? ठीक है, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? माओ जो थे, माओ ने साथियों लेनिन से प्रभावित होकर किया गया है चीन में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना की। वह लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद, यानी एक दलीय व्यवस्था पर आधारित, जनवादी लोकतंत्र की उन्होंने क्या की? स्थापना की। कहाँ पर? चीन में। चलिए लिखिए, माओ ने लेनिन से प्रभावित होकर चीन में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना की। जनवादी लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र ये जो होता है ये क्या होता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होता है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक दलीय व्यवस्था। यानी कि जैसे उसने बताया था कि भाई एक दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, केवल जो सरकार होगी वो कैडर पर आधारित होगी। ठीक है, तो जो कैडर पर आधारित व्यवस्था थी तो वो मार्क्सवाद की, लेकिन मार्क्सवादी जो विचारों को व्यवहारिक रूप जो दिया वो लेनिन ने दिया। लेनिन से प्रभावित हुए माओ ने क्या कर दिया? यहाँ ठोक दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं लोग, कार्य करते हैं, उस चीज़ को और बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि माओ ने लेनिन से प्रभावित होकर क्या किया? चीन में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना करी। ये जो जनवादी लोकतंत्र था ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित था, यानी कि एक दलीय व्यवस्था पर यह आधारित था। माओ ने साथियों क्रांति की भूमिका पर बल दिया है और उसने निरंतर क्रांति का क्या किया है? समर्थन किया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए लिखें, माओ ने निरंतर क्रांति का समर्थन किया है।
माओ ने क्या किया है? माओ ने निरंतर क्रांति का समर्थन किया। कैसी क्रांति मेरा लाल? निरंतर क्रांति का समर्थन किया है। निरंतर क्रांति होती रहनी चाहिए। कैसी क्रांति होनी चाहिए? निरंतर क्रांति रहनी चाहिए। जो माओ थे साथियों, माओ का एक प्रसिद्ध कथन है, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि जो तटस्थता होती है, तटस्थता, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं, मतलब बिल्कुल शांत, ना इधर से लड़ाई ना उधर से लड़ाई, शांत पड़े रहो। ना इधर से कोई राज्य लड़ेगा ना इधर से कोई राज्य लड़ेगा। जब दोनों आपस में राज्य नहीं लड़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल राज्य कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तटस्थता क्या है? तटस्थता धोखे की टट्टी है। क्या है भैया? तटस्थता धोखे की टट्टी है। अब वो जो बच्चे बैठे हैं पीछे वो हंस रहे हैं कि भैया तो हमारे मतलब धोखे की टट्टी बता रहे, वो गलत चीज़ समझ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाता हूँ इस बात को पीछे क्या सेंस है। पहले आप लिख लीजिए इस बात को। माओ का प्रसिद्ध कथन है, माओ का प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? उनका एक कथन है, वो कहते हैं कि जो तटस्थता है, तटस्थता धोखे की टट्टी है। ठीक है, अब सुनिए क्या है तटस्थता? मतलब न्यूट्रल। जब कोई राज्य ना तो इधर से लड़ेगा ना इधर से लड़ेगा, दोनों राज्य क्या होंगे? बिल्कुल शांत होंगे। तो तटस्थता क्या हो गई? न्यूट्रल होगा। ना राज्य इधर से लड़ेगा ना उधर से लड़ेगा। ये क्या है? धोखे की टट्टी है। टट्टी का मतलब होता है टटिया। टटिया, टटिया मतलब जो झोपड़ियाँ होती हैं, जो छान फूस की जो झोपड़ी बना लेते हैं गांव देहात में लोग, जो मढ़ैया हो करे, मढ़ैया बिहार में बोलते होंगे मढ़ैया। अरे बोले हैं ना तुम्हारी तरफ? कमेंट करके बताइए। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से जो मढ़ैया होती है, जो झोपड़ी होती है, वो क्या होती है? वो कमज़ोर होती है। वो क्या होती है? कमज़ोर होती है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो जब दोनों राज्य नहीं लड़ेंगे, ये आपस में क्या रहेंगे? ये धोखे में रहेंगे। क्या रहेंगे? धोखे में रहेंगे कि इधर से भी लड़ाई होगी इधर से भी लड़ाई होगी। कब लड़ाई होगी? और इन्होंने तो, माओ ने तो वैसे भी क्रांति का समर्थन किया है, ये क्रांति होती रहनी चाहिए। जब दोनों तरफ से लड़ाई ना होगी तो वो तो मड़ैया के समान ही है ना। ए भैया, मड़ैया के समान ही तो है, वो झोंपड़ी के समान है, क्योंकि वो तो टट्टी के समान है। टट्टी मतलब टटिया, उसके समान है। तो तटस्थता धोखे की टट्टी है। किसका कथन है ये माओ का कथन है साथियों। माओ ने क्रांति के लिए एक सूत्र निकाला। कौन सा सूत्र निकाला मेरे साथी? तो माओ ने क्रांति के लिए एक सूत्र निकाला। वो कहते कि टून टून। कौन से टून? का टून टून टा 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 टा। ये भैया आधे तो चाचा कह रहे होंगे है, टून टून चाचा चाचा है। अरे चाचा ना है, इतना सुनो तुम यार। यहाँ से इसे रब करो फटाफट, अभी देखते हैं हम देखें चाचा है या टाटा है। ठीक है, हम देखते हैं। जैसे तो शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है, ध्यान रखेंगे। तटस्थता धोखे की टट्टी है, ध्यान रखेंगे। एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी क्रांति के माध्यम से क्या हुआ? रूसी क्रांति के माध्यम से यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई और विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा चीनी क्रांति के माध्यम से एशियाई समाजवाद की स्थापना हुई। कि कौन कहता है कि यदि विश्व में तीसरा विश्व होता है कि उसके माध्यम से साम्राज्यवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी? नाम बताइए, खत्म कहानी, आंसर ला दियो माओ। क्या भैया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद विचारक का नाम दिया जाता है नीचे। आप देखते हैं भैया जो सवाल कहाँ से आओ सर जी। तो जब पढ़ के जाएंगे हम सही से, जब भी तो पकड़ पाएंगे सवाल को। चलिए,
है क्या कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका बार बार जब तक हम 4 से 5 बार रिवीजन ना कर लें तब तक किसी भी बच्चे को चैन नहीं आना चाहिए, शांति नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि रिवीजन में ही क्या होता है, सिलेक्शन छुपा होता है। यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे भाई। क्लियर है बात? चलिए, माओ ने क्या कहा, माओ ने क्रांति के लिए एक सूत्र निकाला। अब सुनियो सूत्र का नाम, अब सूत्र का नाम सुनो। अब ये ऐसे थोड़ी ना है, ये वाला सूत्र थोड़ी ना, a² + b² + 2ab, ये वाला सूत्र नहीं है भैया, ये तो गणित का सूत्र है, ये गणित का सूत्र है। और माओ का सूत्र कौन सा है वो सुनेंगे अब हम अभी सुनेंगे। लिखिए, माओ ने क्रांति के लिए एक सूत्र निकाला, एक सूत्र निकाला। क्या सूत्र निकाला? कहते हैं भाई ये सूत्र इनका ये है, टून टून टाटा टाटा। ये इनका क्या है? सूत्र है। इसका अर्थ क्या होता है गुरुजी? ये टून टून टा 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 जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जो आपका शत्रु है, पहले अपने शत्रु को क्या करो, युद्ध के लिए ललकारो। क्या जा है दम, लड़ाई करे, युद्ध करेगा। सुन रहे हो मेरी बात? कि पहले आप क्या करें, पहले आप शत्रु के लिए युद्ध के लिए ललकारो, और जब जो शत्रु है आपका वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, जब दोनों तरफ से भिड़ंत होने की बारी हो, तो उसे कहाँ ले जाओ, उसे संधि की ओर ले जाओ। संधि मतलब उसे समझौते की ओर ले जाओ। अरे ना, अरे कोई बात नहीं यार, लड़ाई की कोई बात ही बताइए, लड़ाई कोई बात नहीं, आजा यार बैठ के समझौता कर ले रहे हैं। और उस समझौते के में, उस संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो कि शत्रु उसे मानने के लिए तैयार ना हो। और जैसे शत्रु यदि आपकी संधि की शर्तों को नहीं मानता है तो आप तत्काल उसके राज्य पर आक्रमण करो, उसे कमज़ोर करो, उसको जीत लो। ये होता है इसका अर्थ कि पहले शत्रु को ललकारो, जब शत्रु सामने आ जाए तो उसे संधि की ओर ले जाओ, और संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो कि वो मानने के लिए तैयार ना हो। जैसे ही वो ना माने शर्तों को, तो वैसे ही क्या करो, उसके राज्य पर आक्रमण करो और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लो। ये होता है इसका अर्थ। क्यों भाई? अरे पीछे जो बैठे हो तुम दो बालको, तुम्हें कुछ समझ में आ रही है बात रे? अरे आ रही समझ में ना आ रही? अरे ये तो बात समझ में आई होगी, लड़ाई झगड़े वाली बस तो आ जाएगी। अब तुम इंटर में आ जाओगे ना, इंटर के बाद बीए जब कर लोगे, ग्रेजुएशन, उसके बाद अभी इनमें से एक कक्षा 8 में है और एक 9th में है। लेकिन बच्चे दोनों टैलेंट हैं और पढ़ने में बहुत तेज़ है भाई। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं भाई, हम कहाँ ठहरे यूपी बोर्ड वाले आदमी, हम कहाँ ठहरे हिंदी वाले आदमी, हम कैसे इनकी बराबरी कर लेंगे बच्चों की। तो आजकल के बच्चे तो आप जानते हैं कितने तेज़ तर्रार हैं भाई। शुरू से सोशल मीडिया चाहिए उन्हें, शुरू से ही मतलब सोशल मीडिया क्या होती है, सोशल मीडिया शुरू से ही बच्चे के लिए दी जाती है। बच्चा अगर सही प्रयोग कर ले तो कुछ बन जाता है, सही प्रयोग ना करे, आजकल के तो जान रहे सब वीडियो बनाने लगे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो का भाई साहब, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आ रही है भाई, देखते देखते परेशान है, समझ रहे हो। और जो हमारे जो दोनों भैया हैं छोटे छोटे, ये सामने जो बैठे हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें चाहिए अब भाई साहब ये क्रिकेट खेलेंगे, अभी शाम के टाइम क्रिकेट खेलेंगे, बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, क्रिकेट खेलेंगे। अब क्रिकेट हमसे ना आती है हमारी, कुछ ना आए आँख फाँक और फोड़ देंगे दोनों। तो चलो ये थी अपनी बातें। टून टून टाटा टाटा का अर्थ लिख लो। आज की क्लास में बातें ज़्यादा हुई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे
और जब बच्चे घर में होते हैं तो बातें भी भाई चल जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि पहले क्या करो, पहले शत्रु के लिए पहले युद्ध के लिए शत्रु को ललकारो। पहले पहले युद्ध के लिए शत्रु को ललकारो। पहले क्या करो, युद्ध के लिए शत्रु को ललकारो, और जब शत्रु सामने आ जाए और जब शत्रु सामने आ जाए तो उसे संधि की ओर ले जाओ। तो उसे कहाँ ले जाओ, उसे संधि की तरफ ले जाओ। तो उसे संधि की ओर ले जाओ, ले जाओ। संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो, समझौते में ऐसी ऐसी शर्त रखो, लिखो, संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो, संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो कि शत्रु मानने के लिए तैयार ही ना हो। ऐसी ऐसी शर्त रखो कि शत्रु मानने के लिए तैयार न हो। और जब शत्रु संधि की बातों को ना माने, जब शत्रु संधि की बातों को ना माने, जब शत्रु संधि की शर्तों को न माने तो उसके राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत के अपने राज्य में मिला लो। संधि की शर्तों को ना माने तो उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लो और अपने राज्य में मिला लो। ये लो साथियों, इसका क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है कि पहले युद्ध के लिए शत्रु को ललकारो। जब शत्रु जो दुश्मन है आपका, जब वो सामने आ जाए तो उसे समझौते की ओर ले जाओ कि ना, अरे ना यार, लड़ाई भाई हम कुछ ना, हम तो भैया कुछ कह ही ना रहे, हम लड़ाई कब करना चाह रहे हैं। तो संधि की ओर ले जाओ। संधि में ऐसी ऐसी शर्त रखो कि जो शत्रु है, जो दुश्मन है तुम्हारा, वो मानने के लिए तैयार ना हो। और जैसे ही तुम्हारी शर्तों को ना माने, उस पर संधि विच्छेद का आरोप लगाओ, है ना। उस पर शर्तों को ना माने तो उसे क्या कर लो, तो उसके राज्य पर आक्रमण करो करके उसे जीत लो और अपने राज्य में मिला लो। ठीक है भाई। तो उस पर क्या करो भैया, संधि विच्छेद का आरोप लगाकर क्या कर दो, उसके राज्य पर आक्रमण करो और उसे जीत लो। ये इस लाइन पे एक लाइन लिख लें यहाँ पर, संधि की शर्तों को ना माने तो उस पर संधि विच्छेद का आरोप लगाकर
संधि विच्छेद का आरोप लगाकर उसके राज्य पर आक्रमण करो और उसे जीत लो। ठीक है भाई, ये अर्थ होता है इसका। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, खुश रखेंगे आप लोग। तो ये क्या था, ये हमारा जो चैप्टर था ये माओ का चैप्टर था, माओ से जेडोंग तुंग। ये चैप्टर अपना आज क्या हुआ, समाप्त हुआ। इससे आगे हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है भारतीय राजनीतिक चिंतन हम लोग स्टार्ट करें, मनु, कौटिल्य, गांधी, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो साथियों बने रहिए नेक्स्ट सेशन तक। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जितने भी साथियों चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारी क्लास को देखते हैं और शेयर करते हैं, आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद उन सभी लोगों का भी जो दूर से बैठे हैं और कहते हैं कि चलिए एमएन सर हम आपके साथ हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।